एक्वाकल्चर और फिशरीज किस तरह से आबी हयात की अफजाइश, पैदावार और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना रहा है। आज हम डिपार्टमेंट ऑफ एक्वाकल्चर एंड फिशरीज गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब को एक्सप्लोर करेंगे। इंक्यूबेशन का टाइम हर स्पीशीज का डिफरेंट है, तो उसके बाद इंक्यूबेशन के बाद जब उनमें से लार्वा निकल आता है तो फिर हम उसको 1-2 दिन पालने के बाद अर्दन पॉन्ड्स में शिफ्ट करते हैं। हमारे पंजाब में बहुत से एरियाज हैं जिनमें अंडरग्राउंड वाटर सिलाइन है, तो उन सब एरियाज को डेवलप करके वहाँ ये सिलाइन स्पीशी है श्रिम्प की, वो कल्चर करनी है। हमने जो एनालिसिस किया है, जो एक अंदाज़ा है, वो तकरीबन $1.2 बिलियन की एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है यहाँ पे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू योर ज़ूम इन विद योर होस्ट रामीन महमूद। एक्वाकल्चर और फिशरीज किस तरह से जो है वो आबी हयात की अफजाइश, पैदावार और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना रहा है। आज हम डिपार्टमेंट ऑफ एक्वाकल्चर एंड फिशरीज गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब को एक्सप्लोर करेंगे। अगर मैं इनकी इनिशिएटिव्स की बात करूं तो फिशेस और झींगा फार्मिंग किस तरह से मसनूई तालाबों में स्पेसिफिक खुराक और माहौल फराहम करने के बाद पैदावार में इजाफा किया जा रहा है। और एज अ फार्मर आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन है कि अगर आप झींगा फार्मिंग या कोई भी फिश जो है वो कोई तालाब बना के मसनूई तौर पर उसकी पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं तो हैचरी से सीड लेने के बाद क्या अमल होता है, किस तरह से डिपार्टमेंट काम कर रहा है, आज हम आपको वो दिखाएंगे। तो आइए मेरे साथ। आबी हयात की जब हम बात करते हैं तो ना सिर्फ खुराक बल्कि इकोनॉमी में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। ये डिपार्टमेंट जो है इसका काम बहुत वसी है, मुनफरिद है, मुश्किल भी है, लेकिन किस तरह से आज डिपार्टमेंट ऑफ एक्वाकल्चर एंड फिशरीज गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब का काम कर रहा है उस पर बात करेंगे। मेरे साथ सेक्रेटरी एंड डीजी राना मोहम्मद सलीम साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मुझे सबसे पहले तो ये बताएगा कि जो डिपार्टमेंट है एक्वाकल्चर में स्पेसिफिकली क्या किरदार अदा कर रहा है, फिशरीज में पंजाब में क्या स्कोप है इसको किसके तहत, अभी मैंने देखा इसको अलग भी किया गया, इसको बाकायदा एक जो है पहले तो वाइल्ड लाइफ और फिशरीज और फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट इकट्ठे होते थे, अब चूँकि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है तो इसको अलग करने की ज़रूरत भी थी। तो किस तरह अब ये डिपार्टमेंट आगे लेके चल रहे हैं और क्या विजन है इसका? जी थैंक यू। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँ कि ये फिशरीज जो डिपार्टमेंट है ये कोई नया डिपार्टमेंट नहीं है। अगर आप इसको देखें तो 1912 में इसका क़याम हुआ था, लेकिन उसके बाद ये कि लगातार ये लाइमलाइट में नहीं रहा उस तरह, वो सिर्फ फिशरीज सेक्टर को देख रहा था। अभी ये क्रंच रजीम जो है, पॉलिटिकल रजीम है, क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने इसको बिल्कुल एक सेपरेट डिपार्टमेंट कर दिया और इसको रीनेम किया एक्वाकल्चर एंड फिशरीज। बहुत सारी प्राइवेट पॉन्ड्स भी हमें देखने को मिलते हैं, तो गवर्नमेंट किस तरह से पब्लिक स्पेसेस यहाँ पर जो है उन पे किस तरह से काम हो रहा है? देखिए, जो फिशरीज डिपार्टमेंट का जो काम है ना, बेसिकली वो ये कि कंजर्वेशन ऑफ द इकोसिस्टम है सारा। उस कंजर्वेशन में नेचुरल जो वाटर बॉडीज़ आ जाती हैं, जिसमें लेक्स आ जाती हैं, रिवर्स आ जाते हैं, उसके अलावा बाकी भी इस तरह की जहाँ पे पानी एक्यूमुलेट हो जाता है तो वो पूरा डोमेन इसी में आता है, क्योंकि जब पानी इकट्ठा होता है तो उसके अंदर नेचुरली जो ना वो फिश ब्रीड करती है, एक वो आ जाता है। उसके अलावा ये कि अगर आप पूरे इकोसिस्टम को देखें तो ये लोगों के जितने फार्म्स हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। मेन पर्पज़ यही है कि यहाँ पे फ़िश की प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए और उसके मुताबिक जो है ना प्रोटीन की अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जाए, क्योंकि जो फ़िश का प्रोटीन है दैट इज़ द बेस्ट प्रोटीन। और डिपार्टमेंट का रोल ये है कि जो जितना भी सीड है ना, सीड की प्रोडक्शन सारी डिपार्टमेंट के एंड पे है। जो हैचरीज हैं वहाँ से सीड ना सिर्फ फार्म्स को दिया जाता है बल्कि ये जो पब्लिक वाटर बॉडीज़ हैं इसमें स्टॉकिंग भी की जाती है। तो बेसिकली इस ओवरऑल लाइक कंजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ द सेक्टर है। अच्छा, जहाँ तक मेरा नॉलेज है आप लोग ना सिर्फ सीड देते हैं बल्कि उसकी ट्रेनिंग भी करवाते हैं कि किस तरह से आपने जो है वो जाहिर सी बात है एक सीड को किस तरह यूटिलाइज़ करना है। एक्वा की जब हम बात करते हैं,
एक्वा कल्चर में जो तमाम चीज़ें मौजूद हैं उनकी ट्रेनिंग होना एक पर्सन की बहुत ज़रूरी है। अगर वो लेट सपोज कोई जगह आपसे लेता है और उस पर कुछ करना चाहता है तो उस ट्रेनिंग के हवाले से कितना किरदार अदा करता है ये जो डिपार्टमेंट है, उसमें कितनी जिद्दत लेकर आया? देखें, ये तो इट गोज़ विदाउट सेइंग कि अगर आप एक चीज़ कहीं पे भी एक सर्विस दे रहे हैं और उसके साथ आप कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करते हैं तो ये टोटल एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। हमारी एक एक्सटेंशन सर्विस है जो कि फार्मर्स को ना एक्सटेंशन लाइक के उसमें उन्हें असिस्ट करती है कि ये असिस्ट करती है कि लाइक उन्होंने कैसे जो है ना वो सीड स्टॉकिंग करनी है, कौन सी स्पीशी की उसने सिलेक्शन करनी है, किस तरह उसको आगे लेके जाना। पंजाब में सबसे ज़्यादा कौन सी मछली पाई जाती है और क्या इन्वायरमेंट की वजह से, वाटर पोल्यूशन की वजह से क्या चैलेंजेस हैं जो आपके डिपार्टमेंट को फेस करने पड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, दिस इज़ वेरी गुड एंड पर्टिनेंट क्वेश्चन। तो जो स्पीशी यहाँ पे मोस्टली जो कॉमन है वो है आप कॉमन कार्प्स उसे कहते हैं, उसमें से भी सबसे जो इम्पोर्टेंट है रहू मछली, जिसको लोग जानते हैं कि ये रहू हर जगह बड़े शौक से खाई भी जाती है, बड़े शौक से खाई भी जाती है, लेकिन उसमें कांटे ज़्यादा होते हैं तो वो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। इसकी फिर कम्युनिटी में पूरा है कि गुलफाम है, सिल्वर है, घास कार्प्स हैं, इस तरह की कई और स्पीशीज़ हैं जो कि लोग ज़्यादा खाते हैं। और जहाँ तक ये पूरे इकोसिस्टम की बात है, इकोसिस्टम में पॉल्यूशन बिल्कुल एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि आपके वाटर बॉडीज़ है, आप रिवर रावी को ही देख लें उसमें जिस तरह पूरा पोल्यूटेंट उसमें आता है तो ऑब्वियसली वो पूरी हैबिटेट को इफेक्ट करता है। मैं अगर इकोनॉमी की बात करूँ तो उस पर आपसे एक लास्टली सवाल करना चाहूँगी कि कितना ये डिपार्टमेंट इकोनॉमी को बेनिफिट कर सकता है और अभी कर भी रहा होगा आई एम श्योर, और आपके जो अभी के इनिशिएटिव्स हैं उसके बाद आप क्या देखते हैं कि कितनी वैल्यू आप ऐड कर सकते हैं टू द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान? आप इसी जस्ट इन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन में आपको ये बताता चलूँ कि इकोनॉमिक इसका इम्पैक्ट तो है वो मैं बताता हूँ क्या, लेकिन ये कि दो और मेजर जो है प्रोजेक्ट्स हैं जो कि गवर्नमेंट पंजाब ने अभी रिसेंटली इनिशिएट किए। एक तो ये है कि हमारी एक स्पेशल जो क्या लेके फ़िश स्पीशीज़ है पेंगेशियस एंड हाई वैल्यू फ़िश, वो कैट फिशेज़ होती हैं जिनकी ब्रीडिंग जो ना बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे, वो यहाँ पे उसको जो ना वो प्रैक्टिकली किया नहीं गया कभी। और ये वो पेंगेशियस या कैट फिशेज़ अमेरिकन कैट फिश है जो कि इम्पोर्ट होती है। अच्छा, जो इंपोर्ट होती है आपका इंपोर्ट बिल बढ़ता है, अगर ये यहाँ पे कल्चर होगी तो ऑब्वियसली ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगी और वो जितने डॉलर्स हमारे जाते हैं वो हम यहाँ पे खुद उसमें वो खुद उसको कर सकेंगे। दूसरा एक ये सारी जो है वार्म वाटर फिशेस, एक हमारी कोल्ड वाटर फिश के हवाले से लाइक जो इस वक्त हमारा मरी में एक ट्राउट हैचरी है, ट्राउट के ऊपर हम काम कर रहे हैं कि ट्राउट हैचरी को पूरा हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और उसको जो ना हम रैस बेस्ड रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम है उसके बेस हम पूरी हैचरी और ग्रोथ पॉन्ड्स बना रहे हैं। क्योंकि अगर आप नॉर्थ में देखें तो आपको मरी के बाद अगर कोई ट्राउट हैचरी मिलती है तो वो यहाँ स्वाद मदियन में मिलती है या फिर जीबी में गिजर में जाके मिलती है, वहाँ जाके खाना पड़ता है वहाँ जाके। तो ये सारी अवेलेबिलिटी होगी। हम में से तमाम लोग मछलियाँ तो बड़े शौक से खाते हैं, मुख्तलिफ जो है उनकी ब्रीड्स और मुख्तलिफ टाइप्स की हमें होता है कि जनाब ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, एक कांटे वाली होनी चाहिए, बोनलेस होनी चाहिए, फिंगर फिश या क्या। उसके पीछे की जो जद्दोजहद है, जो मेहनत है, किस तरह से जो है वो उसको प्लान किया जाता है और किस तरह ब्रीडिंग उनकी करवाई जाती है, आज हम आपको वो दिखाएंगे। मैं एक साइट पे मौजूद हूँ और मेरे साथ डायरेक्टर हैचरीज मैनेजमेंट पंजाब मैडम साइमा सादिक मीर साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से? मैं खैरियत से हूँ माशाल्लाह, बहुत फ्रेश लग रही है, जगह भी बहुत फ्रेश है। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर बेसिकली जो हैचरीज हैं उसमें आप क्या काम करते हैं और आवाम को ये बताएं कि एक फ़िश जो वो खाते हैं पका के और फिर इकॉनमी में बहुत अहम किरदार अदा करती है, उसके पीछे की मेहनत क्या होती है? पंजाब फिशरीज़ डिपार्टमेंट पूरे पाकिस्तान में प्रोग्रेसिव अगर आप देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव प्रोविंशियल लेवल पे पंजाब फिशरीज़ है। करीबन 27 हैचरीज़ हैं इस वक्त जो पंजाब में काम कर रही हैं और हैचरीज़ पे हम मछली को ब्रीड कराते हैं और इनका बच्चा सस्ते निर्खों पर हम फिश फार्मर्स को बेचते हैं ताकि वो इनको पालें। पीछे मुझे ग्रीन हाउस भी नज़र आ रहा है और यहाँ पर बहुत सारे पॉन्ड्स हैं जिनको आपने अंडर वाटर के थ्रू जो है वो मेंटेन किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें कैसे वर्किंग कर रही हैं यहाँ पर? ऐसा है कि जो ये लैब आप देख रही हैं ये वेट लैब है, यहाँ पे हम इंडोर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। वहाँ पे सामने अगर आप देखें तो वहाँ पे हमारी हैचरी है। ये बुनियादी तौर पे कार्प्स के लिए ये हैचरी डेवलप की गई थी और अब इस सीएम के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के लिए हमने 4 मछलियों जिनमें पेंगेसियस है, आपकी मली है, आपकी सिंघाड़ी है और इक्टालुरस पंक्टेटस, ये अमेरिकन चैनल कैटफिश है, इसको हमने इंपोर्ट किया है।
इन सब को ब्रीड करवाने के लिए हमने यहाँ पर फैसिलिटी डेवलप की है कैटफिश की ब्रीडिंग की। हमने फॉरेन कंसल्टेंट की सर्विसेज हायर की थी। डॉक्टर अनामुल कबीर है बांग्लादेश से, वो आए थे और यहाँ पर ब्रीड करवा के दे के गए थे। इस साल फिर उन्होंने आना है। तो ये वेट लैब की फैसिलिटी है। यहाँ पे हमने जो चीज़ इंडोर में अगर रखनी है, ये जो ग्रीन हाउस आप देख रही हैं, यहाँ पे भी ये ओवर विंटरिंग के लिए जब सर्दी का मौसम आता है और टेम्परेचर काफ़ी डाउन होना शुरू हो जाता है तो इनको हम कवर कर देते हैं और ये इसके अंदर ताकि वो टाइम गुजार सके, और वाटर का आप जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रख सके। मुझे ये बताएगा कि हम बोनलेस फिश की बार बार बात कर रहे हैं, ये इसको कितना टाइम लगता है ब्रीड होने में और इसका क्या प्रोसेस होता है? टाइम तो ब्रीडिंग का, जब आप उसका ब्रीडिंग सीजन आता है ना, Exactly. तो उस वक्त आप इनकी इंड्यूस ब्रीडिंग करवाते हैं। आप इनमें हार्मोन्स इंजेक्ट करते हैं और उसके बाद फ़िश को आप टैंक्स में, होल्डिंग टैंक्स में रखते हैं। तो जिस वक्त आप देखते हैं कि आपका फ़िश मैच्योर है तो आप उसको एक्सटर्नली, आप उससे फीमेल से एग्स लेते हैं और मेल से मिड लेके उसको एक्सटर्नली टब में फर्टिलाइज़ करते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद अगर कार्प्स हों तो आप उनको सर्कुलर टैंक्स में, और अगर पेंगेसियस है तो आप उसको मैकडोनल्ड जार में रखते हैं और इंक्यूबेट करते हैं। वो इंक्यूबेशन का टाइम हर स्पीशीज़ का डिफरेंट है। तो उसके बाद इंक्यूबेशन के बाद जब उनमें से लार्वा निकल आता है तो फिर हम उसको 1-2 दिन पालने के बाद अर्दन पॉन्ड्स में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन खुसूसी बात जो अहम है जिसमें हमें फॉरेन कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ी वो ये है कि जब आप कार्निवोर स्पीशीज़ को ब्रीड कराते हैं, जो कि हमारी बगैर कांटों की मछलियाँ, तो उनमें कैनिबलिज्म बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि उनको पालना बहुत मुश्किल है। हाँ। तो उसके लिए ये है कि हमें स्पेशल उनकी फीड, जब उनकी बिल्कुल फ्राई स्टेज पे जब वो होती हैं तो उनकी फीड का और डाइट का हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है ताकि वो एक दूसरे को ना खाएं। उनको हाई प्रोटीन डाइट देनी होती है, तो वो उसका स्पेशल फीड्स है, स्पेशल टाइमिंग्स है, और आपने उसको उन दिनों ख़ास तौर पे जब वो बिल्कुल फ्राई स्टेज पे होती हैं तो आपको उनका दिन रात केयर करनी पड़ती है। ये आप देख रहे हैं कि ये जो है ना, ये पेंगेसियस फिश है। ये ग्रीन हाउस में हमने ओवर विंटरिंग करवाई थी, माशाल्लाह सरवाइव कर गई है। और ये आप देख रहे होंगे कि ऊपर चाने नहीं है, स्केललेस फिश है और ये बोनलेस है। इंपोर्ट करवा के यहाँ पे बहुत सारी इंपोर्ट होती है, बड़े स्टोर्स पे इसी के फिले वगैरह आपको मिलते हैं और शादियों में भी आप यही शौक से खाते हैं। तो ये माशाल्लाह सर्वाइवल है और ग्रोथ है और ये हमारी सक्सेस है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त मैं श्रिम्प रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर मुजफ्फरगढ़ में मौजूद हूँ। इस ट्रेनिंग सेंटर में क्या किया जाता है जनाब? किसान और स्टूडेंट्स को बाकायदा लैब्स में ट्रेन किया जाता है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। ना कि ये फ्री बल्कि स्टूडेंट्स को बाकायदा स्टाइपेंड भी दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब की जानिब से। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बताया जाता है अगर किसी को मसला आता है, किसी किसान को पानी का मसला है, किसी को सोइल का कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ जो है वो श्रिम्प में आ गई है, उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो वो इस रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर से आके मदद ले सकता है। आइए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। बहुत सारे आपने रिसर्च सेंटर देखे होंगे लेकिन ये रिसर्च सेंटर बहुत मुख्तलिफ है, चूँकि श्रिम्प की जो रिसर्च है प्रैक्टिकली उसको जो है वो किस तरह एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, किस तरह उसकी प्रोडक्शन के लिए काम हो रहा है, ये बड़ा मुख्तलिफ है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। श्रिम्प हैचरी में इस वक्त हम मौजूद हैं। जब हम ब्रीडिंग की बात करते हैं और फिर इंटरनली प्रोड्यूस करने की बात करते हैं, एक चीज़ को जब आप इंपोर्ट करते हैं और फिर खुद से प्रोड्यूस करते हैं तो आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती। मुझे बताइएगा कि लैब्स भी यहाँ पर मौजूद हैं जिसमें आप लोग रिसर्च करते हैं, तो वो लैब के अंदर क्या ट्रेनिंग दी जा रही है? मैडम बेसिकली जब हम ब्रीडिंग की बात करते हैं तो श्रिम्प की जो स्टेजेस हैं ब्रीडिंग की, उनमें ना हमें लाइव फीड चाहिए होती है। जैसे हमें कीटोसिरोसिस चाहिए, ब्राउन एल्जी, समंदर की एल्जी कहते हैं, हमें जो है ना आर्टीमा चाहिए होता है। तो मीन के इस सेटअप के साथ आपको अलाइड लैब सेटअप भी चाहिए होता है। तो उसी के हवाले से हमने लाइव फीड की लैब बनाई हुई है जहाँ पे हम कीटो का जो है स्टार्टर कल्चर, फिर मीडियम कल्चर और फिर लार्ज कल्चर पे हम कर रहे हैं। इसी तरह से चूँकि इस एरिया के अंदर श्रिम्प फार्मिंग हो रही है
तो लोगों के हमारा अपना जो सेटअप चल रहा है उसके वाटर एंड सॉइल एनालिसिस, इसी तरह से प्राइवेट फार्मर्स को भी हम यहाँ पे सपोर्ट करते हैं कि वो अपना पानी लेके आते हैं हमारे पास या हम उनके पास जाते हैं और उनको एक मुकम्मल उनका एनालिसिस करके देते हैं आया ये फिजिबल है श्रिम्प के लिए या नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जनूबी पंजाब में झींगा फार्मिंग के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, स्पेसिफिकली हम उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ डायरेक्टर मलिक रमजान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वाले। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जो सारी साइट आपने डेवलप की है इसका बुनियादी मकसद क्या है? मैडम, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये एक नई टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया है। हमारे पंजाब में बहुत से एरियाज़ हैं जिनमें अंडरग्राउंड वाटर सिलाइन है, तो वो एरियाज़ में ना तो कोई फसल हो सकती है ना फ्रेश वाटर फिश हो सकती है। तो उन सब एरियाज़ को डेवलप करके वहाँ ये सिलाइन स्पीशी है श्रिम्प की, वो कल्चर करनी है। एक तो ये है कि वो अनयूटिलाइज एरिया यूटिलाइजेशन में आ जाएंगे। दूसरा, ये इंतहाई वैल्यू जो फिश का हैं या श्रिम्प का हैं, ये वैल्यू प्रोडक्ट है और इसकी एक्सपोर्ट हो। ठीक हो गया। अच्छा, आबी काश्तकारी जो है उससे किसान को क्या फ़ायदा होगा? जिनकी ज़मीनें हैं इन एरियाज़ में वो अपनी ज़मीनों को यूटिलाइज करेंगे झींगा के कल्चर से। प्लस इस एरिया के अलावा जो फार्मर भी है वो दूसरे एरिया में भी आके ज़मीन रेंट पे लेकर। अच्छा, हम स्पेसिफिकली इसकी बात करते हैं। ऐसे मैं पीछे पॉन्ड्स देख रही हूँ, इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, तो आप कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं फीडिंग के लिए और वाटर और ऑक्सीजन के बैलेंस के लिए? यहाँ हमने अंदर सेंसर लगाए हुए हैं और वो एक सिस्टम AI जनरेटेड सिस्टम है जो हमारे वो सेल में हमने सिस्टम बनाया हुआ है। वहाँ इसकी हमें वक्त डिज़ाल्व ऑक्सीजन का लेवल आ रहा है, तो उसके मुताबिक हम फिर इसके एरिएटर चलाते हैं। यानी डिज़ाल्व ऑक्सीजन कम होगी तो एरिएटर चलेंगे, डिज़ाल्व ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, सफिशेंट होगी तो एरिएटर बंद हो जाएंगे। अच्छा रमज़ान साहब, मुझे ये बताएगा कि पंजाब में कितना एरिया है जहाँ पर इसको डेवलप किया जा रहा है और मज़ीद फ्यूचर के अंदर आपके क्या प्लान्स हैं, और जिस एरिया में अभी हम मौजूद हैं ये कितने एकड़ पर मुहित है? मैडम, टोटली तो मिलियन कई लाखों एकड़ ऐसी एरिया है जो सिलाइन है। आप पिंड दादन खान से लेके चुलिस्तान तक चली जाएं तो बहुत से इलाके हैं, सरगोदा के इलाके हैं और जंग के इलाके हैं, मुजफ्फरगढ़ है, भावलपुर है, DG खान, राजनपुर और चुलिस्तान के एरिया हैं, बहुत से एरिया हैं। लेकिन इस गवर्नमेंट ने 50,000 एकड़ का जो है वो प्लान किया है, जिसमें से अगर आप पूछें तो यहाँ 400 एकड़ पे तकरीबन डेवलप हो गया है और जो 3,000 है वो हम अलीवाली कर रहे हैं और इसी तरह कोई 1500 एकड़ के करीब हम सरगोदा कर रहे हैं जिनमें काम शुरू है। इस वक्त मैं रख अलीवाली मुजफ्फरगढ़ के साइट पे मौजूद हूँ। ये श्रिम्प साइट है, झींगा साइट आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर 4700 एकड़ का ये रकबा है। CM मरियम नवाज साहिबा के इनिशिएटिव के मुताबिक यहाँ पर फील्ड मिल, यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिक ग्रिड और बहुत सारी फैसिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो फार्मर्स के लिए और स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि सीड प्रोडक्शन हैचरी यहाँ पर बनाई जाएगी। मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ जो हैं वो फार्मर्स को दी जाएंगी और आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि झींगा फार्मिंग से हम पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, जिससे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। यहाँ पर तेजी से काम जारी है तरक्याती और बहुत जल्द जो है वो हम इसको ऑपरेशनल भी देखेंगे। बड़ा प्रोजेक्ट इतने बड़े लेवल पे और जितनी स्पीडी काम हो रहा है वो भी हमने आपको दिखाया और अभी हमें ज्वाइन किया है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्वाकल्चर एंड फिशरीज राना मोहम्मद सलीम अफजल साहब ने। कैसे हैं आप?
अलग शुक्र, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो बताएं, आप यहाँ पर आए हैं, आपने ज़रूर देखा होगा कि पहले से ज़्यादा और कितना स्पीडी काम हो रहा है। हम तो माशाल्लाह हमने भी देखा है, तो उस हवाले से कैसा फील कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए? जी बिल्कुल, ये एक बड़ा, मैंने पहले भी जैसे आपको एक्सप्लेन किया था कि लैंडमार्क किस्म का ये एक प्रोजेक्ट है, और ये वो प्रोजेक्ट है जिससे जो लोग इनसे मुंसलिक हैं उनकी ज़िंदगी में एक कह लें कि आई वुड से एक रेवोल्यूशन आएगी, क्योंकि इट्स अ गेम चेंजर। आपने देखा है ये जो बंजर ज़मीनें हैं यहाँ पे, ये किसी भी इस्तेमाल में नहीं थी और ये अभी इस्तेमाल में आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई कल्टीवेशन हो सकती थी ना कोई। और ये श्रिम्प एक्वाकल्चर जो यहाँ पे अभी ये प्रोडक्शन होगी सारी इंशाल्लाह जब ये बनेगा, तो इससे ये होगा कि इस इलाके के लोगों की ऑब्वियसली उनकी भी एक इकोनॉमी में उस पर फ़र्क पड़ेगा। एग्जैक्टली इसमें अच्छा मुझे बताइएगा कि हम इस प्रोजेक्ट के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस प्रोजेक्ट में क्या क्या देखने को मिलेगा? 4700 एकड़ में पॉन्ड्स भी होंगे और मॉल, क्या क्या होने वाला है? जी बिल्कुल, ये एक पूरी एक वैल्यू चेन का एक कह लें श्रिम्प स्टेट का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें 5 मेजर जो ना कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट तो आपने बता दिया कि इसमें श्रिम्प पॉन्ड्स होंगे, फार्मिंग पॉन्ड्स होंगे। उसके बाद फिर इसमें जैसे हैचरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में कोई भी हैचरी नहीं है श्रिम्प की, जो पहली हैचरी है जो यहाँ पे बनने जा रही है। ठीक है, प्रोडक्शन हैचरी। बिल्कुल, हैचरी जिससे सीड होता है ना, बच्चा जो होता है उसका श्रिम्प का। दूसरा फिर है फीड मिल। फीड मिल भी इस लेवल की कहीं पे भी नहीं बनी, वो भी हम यहाँ पे एक बड़ी फीड मिल बनाने जा रहे हैं जो कि पूरे पंजाब की श्रिम्प की फीड की जो डिमांड है उसको मीट करेगी। थर्ड वन जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप ये झींगा प्रोड्यूस कर देते हैं तो वो उसके बाद वो रॉ बेचने से उसकी प्राइस कम फैच होती है, अगर वो प्रोसेस करके वो भेजेंगे तो उससे ज़्यादा होगा, तो प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ पे लगना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो सारा का सारा फोकस होगा जिसका, वो एक्वाकल्चर मॉल है कि जब तक आप एक कैपेसिटी बिल्डिंग और टेक्निकल आप उसमें जो सर्विसेज नहीं देंगे तो ये कहीं पे भी कल्चर नहीं हो सकता। एक्सपोर्ट को आप कितना एक्सीड करता हुआ देखते हैं? वो कितना खुशाइंद होगा पाकिस्तानियों के लिए? जी बेसिकली अगर आपने देखा हो तो ये जो झींगा है इसकी कंजम्पशन जो ना ये एक लीड कल्चर है, ये नॉर्मल यहाँ पे पाकिस्तानी लोग खाते नहीं। और ये जो कमोडिटी है ना ये सारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। और अभी तक का जो हमारा एक हमने जो एनालिसिस किया है, जो एक अंदाज़ा है, वो तकरीबन $1.2 बिलियन की एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है यहाँ पे। और ऑब्वियसली जब ये श्रिम्प स्टेट बनेगी, ना सिर्फ यहाँ की प्रोडक्शन बल्कि इसके साथ के जो लोगों की बंजर ज़मीनें पड़ी हैं वो भी इसमें ये कल्चर स्टार्ट कर देंगे। जब वो होगा तो ये सारे की सारी ऑलमोस्ट आई वुड से कि हार्डली 2 to 3% लोकल कंजम्पशन होगी, बाकी सारी एक्सपोर्ट ही होनी है। ये एक्सपोर्ट होनी है। बहुत शुक्रिया। डिपार्टमेंट ऑफ एक्वाकल्चर एंड फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एक अहम किरदार अदा करने जा रहा है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को प्रोग्राम जूम इन से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।